नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, भारत का इतिहास जब आप पढ़ रहे हैं, खासतौर पे आधुनिक भारत का इतिहास, तो उसमें आपको ये देखना आवश्यक हो जाता है कि संवैधानिक प्रक्रिया या संवैधानिक विकास का पूरा दौर किस प्रकार का था, उसमें कौन कौन से अधिनियम आते हैं और उनमें किस प्रकार के प्रावधान रहते हैं, कब किस नियम को हटाया जाता है, कब किस नियम को जोड़ा जाता है, कहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन लागू होता है, कहाँ पर प्रांतों में लागू होता है। यह सब देखना आवश्यक हो जाता है क्योंकि यहाँ से पॉलिटी वाले जो प्रश्न है वो भी बनते हैं और हिस्ट्री के तो बनते ही हैं। यहाँ पर दोनों आकर आपस में मर्ज हो जाते हैं, मतलब एक साथ मिक्स हो जाते हैं। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत होती है। आप देखते हैं कि प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, ठीक है, और उसके बाद जो बक्सर की लड़ाई है वो 1764 में होती है। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हो जाती है। कहा जाता है कि प्लासी के समय में अंग्रेजों ने जो दस्तावेज तैयार किया था उस पर हस्ताक्षर हो जाता है 1764 में, यानी बक्सर के समय में। मतलब ये तय हो जाता है कि अब रूल कौन करेगा। इससे पहले वो जितनी भी यहाँ की शक्तियाँ, मतलब यहाँ पे आने वाली यूरोपीय शक्तियाँ थी, उनको दबा चुके थे। आप देखिए कि 1757 में प्लासी होता है, उसके बाद 1759 की जो डेट है वहाँ पे वेदरा का युद्ध होता है। और ये जो वेदरा का युद्ध है इसमें ये डचों को पूरी तरह से साफ कर देते हैं। और उसके बाद देखिए 1760, ठीक अगले वर्ष वांडी वाश होता है। यहाँ पे ये जो फ्रांसीसी लोग होते हैं उन्हें वॉश कर देते हैं, उनकी धुलाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनका वर्चस्व स्थापित हो जाता है। उसके बाद अंत में जो रही सही कसर है वो 1764 में बक्सर में पूरी हो जाती है। यहाँ जो तीनों देशी सम्मिलित सेनाएं थीं, इसमें आप बंगाल के नवाब को देखते हैं, इसके अलावा मुगल बादशाह जो तत्कालीन था, और अवध के नवाब, इन तीनों की संयुक्त सेना यहाँ क्लाइव से हार जाती है। और कुल मिलाकर अब अंग्रेजों का रास्ता रोकने वाला कोई बचा नहीं था। इनका रास्ता पूरी तरह से साफ था और अब अंग्रेज अपने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकदम से स्वतंत्र थे जो ये चाहते थे। मतलब पहले तो ये व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन बाद में इनकी ये प्रबल इच्छा थी कि ये यहाँ पे शासन करें, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत फायदेमंद है और इसका लंबे समय तक अगर उन्हें फायदा लेना है तो यहाँ पर शासन स्थापित करना होगा। और ये रास्ता अब इनका एकदम से साफ है। तो जब शासन स्थापित करना होता है तो कुछ नियम कायदे बनाने पड़ते हैं और नियम कायदे बनाने की शुरुआत होती है यहाँ से। पहला जो नियम कायदे बनाने का या कंपनी के जितने भी काम काज थे उनको रेगुलेट करने का जो अधिनियम है वो कहलाता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत यहाँ से होती है। मतलब ब्रिटेन की संसद, जो कि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को देख रही थी, अब वो सोचती है कि अब इसके ऊपर कंट्रोल करके हम अपनी सत्ता को पूरे भारतवर्ष में स्थापित करें। तो संसदीय नियंत्रण की शुरुआत होती है। कुछ विशेष मामलों में बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी उनको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। मतलब यहाँ पर कुछ विशेष मामले थे, पूरी तरह से अधीन नहीं थी, लेकिन अधिकतर जो बड़े वाले मामले थे वो बंगाल के पास चले गए। मतलब यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी और ये जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां हैं ये इसकी तुलना में कम शक्ति वाली थी। इसके बाद नेक्स्ट आगे देख लीजिए, इसमें ये कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले क्या था कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध होता है तो उसके बाद बंगाल में गवर्नर की स्थापना होती है। मतलब गवर्नर जो है वो रूल करता है। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। लेकिन जब ये 1773 में नया वाला एक्ट आता है तो इसमें गवर्नर जनरल की पदवी से प्राप्त हो जाती है और गवर्नर जनरल की परिषद भी स्थापित होती है। मतलब इसकी एक अपनी काउंसिल होती है जो कि इसे सलाह देने का काम करती है, इसके कामकाज में सपोर्ट करती है। फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। इस प्रकार से मतलब कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, आप जानते ही हैं। एलिजा इम्पे इसके पहले न्यायाधीश रहते हैं, 3 अन्य इसमें न्यायाधीश रहते हैं। इस प्रकार से आप देखते हैं। आगे बढ़िए, इसमें और चीज़ें हैं जैसे कि ब्रिटिश भारत में एकल प्रकार की सरकार की स्थापना की नींव ये डालने वाला जो अधिनियम है ये रेगुलेटिंग एक्ट है। यहाँ पे यूनिटरी टाइप की बात हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे लॉर्ड नॉर्थ का नाम आता है। इसके हिसाब से इस एक्ट का प्रत्येक अनुच्छेद, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसका प्रत्येक आर्टिकल इस प्रकार से बनाया गया था कि वह कंपनी के मामलों को ठोस, सुस्पष्ट और निर्णायक स्वरूप प्रदान कर सके। मतलब कंपनी के जितने भी मामले थे, जितने भी नियम कायदे या तरीके थे, उसको ये एक स्पष्ट ढांचा देने वाला था। मतलब आप देखते हैं ना, सिर्फ फ्रेमिंग की जाती है। एक नियम बनाया गया है, वैसे रफ नियम है कि आज ये काम करना है, ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है। और एक तरीका वो होता है कि आप दस्तावेज में लिख कर या किसी चीज़ में सूची तैयार करके सारे नियमों को एकदम व्यवस्थित कर दें और उसी हिसाब से काम चले। तो ये वाला काम जो है रेगुलेट करने का काम, ये इस एक्ट में होता है, वही बताया गया है। और बर्ग के हिसाब से रेगुलेटिंग एक्ट राष्ट्रीय अधिकारों, राष्ट्रीय आस्था और राष्ट्रीय न्याय का उल्लंघन था। मतलब इसका ऐसा मानना था। तो यहाँ तक आपने रेगुलेटिंग एक्ट को देखा। बीच में एक और अधिनियम आता है लेकिन वो उतना कुछ खास नहीं है। यहाँ आवश्यकता है पिट्स इंडिया एक्ट को देखने की, तो उसे देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। कंपनी की सरकार पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण और बढ़ जाता है। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रावधान किए गए थे उसमें कोई खास परिवर्तन या फेरबदल नहीं होता है। बस इतना किया जाता है कि उसको और ज़्यादा फैलाने का प्रयास किया जाता है। मतलब उसमें जो कमियां थी उसको दूर करके उसका दायरा बढ़ाया जाता है।
भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसके 4 के स्थान पर 3 सदस्यों वाली परिषद के हाथों में दे दिया गया। पहले क्या था, परिषद में 4 सदस्य होते थे, बाद में 3 सदस्य होने लगे। तो इस प्रकार की जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी, उसके हाथ में भारत का टोटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चला जाता है। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश का नाम दिया गया। जो ब्रिटिश अधीन भारतीय प्रदेश थे उसके तौर पे हमारे जो इलाके थे वो कब से जाने लगे। ये तारीख है पिट्स इंडिया एक्ट की, यानी प्रावधान किसके द्वारा है, तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा है, 1784 वाला। इसके बाद आप देखिए बंबई और मद्रास में गवर्नरों की सहायता के लिए तीन सदस्यीय जो काउंसिल है उनका निर्माण किया गया। मतलब जितने गवर्नर या गवर्नर जनरल थे उनके सहयोग के लिए एक पर्सनल उनकी जो सलाहकारी समिति या काउंसिल थी वो होती थी, वो उनको सपोर्ट करती थी। इसके बाद सदस्यों की संख्या आपको याद रखनी है, ये 3 है टोटल, मतलब प्रत्येक को 3 प्राप्त होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे सर कॉर्टनी एल्बर्ट का नाम आता है। तो प्रश्न ये उठता है कि कॉर्टनी एल्बर्ट ये बीच में कहाँ से आ गए। मतलब अभी तो हम लोग अधिनियम देख रहे हैं, लेकिन अधिनियम में जो उल्लेख आते हैं तरह तरह की परिषदों के या संस्थाओं के, तो उनके अध्यक्ष या सदस्यों के नाम देखने आवश्यक होते हैं। फिलहाल इन्हें देखिए। कॉर्टनी एल्बर्ट, इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और इसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स को नियंत्रित करना था। और इस प्रकार की जो शासन की दोहरी प्रणाली थी, ये एक कंपनी द्वारा और दूसरा संसदीय बोर्ड द्वारा उसे बना दिया गया। और निरीक्षण तथा प्रतिनिरीक्षण की जो व्यवस्था है ये 1858 तक चलती रहती है। मतलब ये प्रावधान था, ठीक है, ये व्यक्ति के नाम पर पड़ा हुआ प्रावधान था। जैसे हंटर कमीशन आप देखते हैं तो नाम से पड़ता है, यहाँ पे जो प्रावधान या एक्ट होते हैं उनका किसी सदस्य या किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नाम होता है, वही दिया हुआ है। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ दोहरी प्रणाली जो है उसको चलाया गया और ये 1858 तक चलती रहती है। मतलब यहाँ से शुरू होती है और द्वैध शासन जो है वो 1858 तक ऊपर नीचे होते होते चलता रहता है। इसके बाद चलते हैं हम मुख्य बात पे, चार्टर एक्ट को देख लीजिएगा। तो ये जो चार्टर एक्ट है 1813 वाला, सबसे पहला वाला, इसको आप देखिए, कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार स्थापित करके व्यापार अभी तक कर रही थी, लेकिन अभी क्या है, और जो कंपनियां हैं वो भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए स्वच्छंद हो जाती, ठीक। और उसके बाद देखिए बस होता ये है 1813 वाले में, यहाँ पे 2 एक्ट आप ऊपर नीचे देख रहे हैं, 1813 और 1833। तो 1813 वाले में बस इतना गनीमत की जाती है कि व्यापार का एकाधिकार भले ही छीना जाता है, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार, मतलब टी और जो चाइना के साथ ट्रेड है, इसको कंपनी के अधिकार में रखा जाता है। मतलब इस पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एकाधिकार होता है। बाद में इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की आज्ञा दे दी गई। अभी तक अंग्रेज क्या कर रहे थे, अभी तक अंग्रेजों को ये लग रहा था कि अगर हम कुछ इसमें उल्टा पुल्टा करते हैं तो भारतीय धार्मिक भावनाएं हैं वो भड़क उठेंगी। लेकिन अभी ये क्या करते हैं, धर्म प्रचार के लिए अपने जो मिशनरी वाले हैं उनको भेजना स्टार्ट करते हैं ताकि यहाँ पे धर्मांतरण करवाया जा सके। इसके बाद 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसको आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया, अब देखिए 1813 वाले के जो प्रावधान थे उसमें क्या परिवर्तन होता है। बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल जो था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा यहाँ पे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और इस प्रकार के भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। इस समय उन्हीं का है। उसके बाद चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार का जो एकाधिकार कंपनी के पास था उसको भी अब समाप्त कर दिया गया, उसे भी सार्वजनिक कर दिया गया। इसके बाद कंपनी के जो ऋण थे, कंपनी के जितने भी कर्जे होते थे, हर्जे खर्चे होते थे, उनकी जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने ऊपर ले ली। कहने का मतलब क्या, भारत सरकार उस समय ब्रिटिशों के अधीन थी, तो यहाँ पर जो भारतीय कोष था, भारतीय लोगों का पैसा था, उसी से ये सब भरपाई की जाएगी, ये प्रावधान है। उसके बाद देखिए कंपनी के किसी पद पर नियुक्ति के लिए सभी भारतीयों को समानता के आधार पर व्यवहार करने की बात कही गई। और लॉर्ड मॉरेल के हिसाब से, यहाँ पर कुछ जो विचारक हैं उनके नाम आते हैं, तो लॉर्ड मॉरेल के हिसाब से यह जो अधिनियम है यानी 1833 का जो चार्टर एक्ट वाला यहाँ प्रावधान है, उसके द्वारा ब्रिटिश संसद के द्वारा 1909 तक पास किए गए अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम इसे माना जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ से, मतलब 1833 के चार्टर एक्ट से अगर हम आगे बढ़ते जाएं 1909 का जो मर्ले मिंटो रिफॉर्म था वहां तक, यानी भारतीय परिषद अधिनियम, तो बीच में जितने भी अधिनियम आए हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था। ये कुछ विचारकों का मानना है, जिसमें कि मॉरेल एक। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यानी अगला वाला चार्टर एक्ट, तो ये है 1853 का। 1853 का जो चार्टर एक्ट है इसमें यह कहा गया कि ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्राप्त है, ब्रिटिश संसद के पास ये राइट है कि वो किसी भी समय कंपनी से भारत का शासन अपनी इच्छा अनुसार वापस ले सकती है, और ले भी लेती है। आप देखेंगे कि 1858 में ये चीज़ें एकदम से सामने आ जाती हैं। तो यहाँ तक आते आते जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको ये लगने लगता है कि ये कंपनी वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा दायरा बढ़ेगा, मतलब पहले तो हमारा उद्देश्य व्यापार करना था और उसके बाद हमने लड़ भिड़ कर अपना जो क्षेत्र है उस पर कब्जा जमाया, लेकिन जब प्रशासन स्थापित करना है तो ये बहुत बड़ी बात है।
और इसको कोई व्यावसायिक कंपनी या व्यापारिक कंपनी नहीं कर सकती है। तो इसमें ये आवश्यक हो गया है कि अब पूरा नियंत्रण हमारी मुट्ठी में हो। तो ये प्रयास पहले से चल रहे होते हैं और इसीलिए ये घोषणा की जाती है कि ब्रिटिश संसद को जिस समय भी लगेगा कि कंपनी शासन करने में अयोग्य सिद्ध हो रही है, उसी समय वो कंपनी से अपने भारत के शासन को वापस ले लेगी, और होता भी वही है। भारतीय सिविल सेवा सभी के लिए खोल दी जाती है, ये एक अच्छी बात है। 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षाएं हैं वो सभी के लिए हो जाती हैं, उन्हें सभी के लिए खोल दिया जाता है। और पहली बार व्यवस्थापिकाओं को यह अधिकार दिया गया, जो व्यवस्थापिकाएं थी उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वे अपने अनुरूप नियमों का निर्माण कर सकती हैं। मतलब जिस क्षेत्र विशेष में या जिस प्रशासन ढांचे विशेष में जैसी आवश्यकता है वैसा नियम बना सकती है। इसके बाद आता है 1858 का अधिनियम। मतलब आप देख रहे हैं कि 1853 का समय जो है वो लॉर्ड डलहौजी का है, और 1858 के समय में अगर चले जाएं तो ये कैनिंग का टाइम है। और आप जानते हैं कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका परिणाम अंग्रेजों के ऊपर साफ साफ दिखाई देता है। मतलब ब्रिटिश सरकार को ये पूरी तरह से रियलाइज हो जाता है कि कंपनी यहाँ पे शासन नहीं कर पाएगी। मतलब अब जो स्थितियां हो गई हैं उसमें तो बिल्कुल नहीं। और ऐसी स्थिति में जो भारत सरकार अधिनियम है वो लॉन्च होता है 1858 वाला, आप जानते ही हैं ये वाला। और उसमें ये प्रावधान किया जाता है कि अब कंपनी के हाथों से ब्रिटिश जो क्राउन है वो शासन को ले लेता है, यानी पूरी सत्ता जो भारतीय सत्ता है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गई। और गवर्नर जनरल का जो पद होता था उसको वायसराय में तब्दील कर दिया गया। ये वायसराय जो था यहाँ पे महारानी का रिप्रेजेंटेटिव होता था, यानी प्रतिनिधि होता था। वो राजा नहीं था, वो सिर्फ एक कार्यकर्ता था या प्रशासक हो सकता है। ठीक, तो गवर्नर जनरल से वायसराय बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये लॉर्ड कैनिंग था। अब देखिए यहाँ पे क्राउन का प्रतिनिधि होता था, रिप्रेजेंटेटिव होता था। भारत सचिव तथा भारत परिषद की स्थापना की गई। ये ध्यान दीजिएगा, 1858 का जो अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम इसको कहा जाता है। तो ये जो है इसमें भारत सचिव तथा भारत परिषद की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले स्टैब्लिश किए गए थे उनको समाप्त कर दिया गया। उसके जगह पे यहाँ पे भारतीय परिषद और भारतीय जो सचिव का कार्यालय था वो स्टैब्लिश होता है। इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम आता है 1861 में। अंग्रेज अपने जो प्रशासन है उसमें लगातार सुधार कर रहे हैं, मतलब उसे और मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो केंद्र और प्रेसिडेंसी तथा प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना होती है। काउंसिल में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति होती है। ये दोनों प्रावधान ये 1861 वाला जो अधिनियम है उसके अंतर्गत होते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का आप देख लीजिए। 1861 के बाद जो अगला आता है वो कौन सा है? ये 1892 का है। केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों के आकार और कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय जो परिषदें हैं उनके आकार और कार्यक्षेत्र में इजाफा किया गया, उसे फैलाने का प्रयास किया गया। और व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को निश्चित दशाओं के अंतर्गत बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार देती है, ये वाला प्रावधान किया गया। परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार था, मतलब वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन का उत्तर दिया जाए या नहीं दिया जाए ये बाध्यकारी नहीं होता था। इसके बाद अब आगे चलिए, यहाँ देखिए भारतीय परिषद अधिनियम आपने 1892 का देखा, तो उसके बाद जो अगला वाला इंडियन काउंसिल एक्ट आता है वो 1909 का है। यहाँ आप देख रहे हैं ये है भारतीय परिषद अधिनियम, और इसे मर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो इस समय वायसराय था और लॉर्ड मर्ले जो था ये भारत सचिव था। दोनों के नाम को जोड़कर इसमें मर्ले मिंटो रिफॉर्म के तौर पे इसे देखा जाता है। तो इसमें यह कहा गया कि भारतीय परिषद तथा गवर्नर जनरल की जो कार्य प्रणाली है उसमें भारतीयों की नियुक्ति का पहली बार प्रावधान किया गया। मतलब उसमें भारतीय भी शामिल हो सकते हैं। ये वाला जो प्रोविजन है ये 1909 वाला जो ये मर्ले मिंटो रिफॉर्म है इसके अंतर्गत किया जाता है। और परिषदों में पहली बार विधान परिषदों की संज्ञा जो है वो सामने आती है। परिषद जो थे उनको विधान परिषद के नाम से संबोधित किया जाता है। और मुसलमानों के लिए एक पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन या जो मताधिकार का प्रावधान है उसकी स्थापना की जाती है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जो प्रारंभ है वो यहीं से माना जाता है। परिषदों में गैर सरकारी प्रस्तावों को लाने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है, यानी परिषद में जो सरकारी मामलों से जुड़े हुए प्रस्ताव नहीं भी हैं उनको भी लाया जा सकता है। तो ये वाला प्रावधान यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके ठीक अगले मतलब 10 साल की बात की जाए, ये 1909 का है, तो उसके बाद 1919 की अगर बात करें, ठीक 10 साल का बीच में गैप है, तो अगला वाला आता है भारत सरकार अधिनियम है और इसको माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और जो माउंटेग्यू है ये भारत सचिव है। इसमें अगर आप देखें तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना होती है, डायआर्की जो है वो स्टैब्लिश की जाती है। प्रांतों के ऊपर केंद्रीय नियंत्रण में ढीलापन आ जाता है, तो वो तो द्वैध शासन होगा तो होगा ही। विकेंद्रीकरण वाली जो स्थितियां हैं वो दिखाई देती हैं, तो केंद्र की शक्ति को कमजोर करके उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसके बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका को 2 सदनों में बांट दिया जाता है। जो सेंट्रल यहाँ पे व्यवस्थापिका है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो भारतीय विधानसभा है और दूसरी भारतीय राज्यसभा है। प्रांतीय व्यवस्थापिका में सदस्यों की संख्या में इजाफा किया जाता है, वृद्धि की जाती है। सिखों और आंग्ल भारतीय जो समुदाय था, इसके अलावा ईसाई, यूरोपीय, इनको भी पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब मर्ले मिंटो सुधार जो था उसमें जो प्रावधान किए गए थे उसका दायरा थोड़ा और फैलाते हुए उसमें और जो धर्म थे उन्हें भी जोड़ने का काम किया गया। मतलब जो एंग्लो इंडियंस थे या सिख थे, ईसाई थे, यूरोपीय थे अर्थात क्रिश्चियन वो भी थे, तो इन सभी को इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन वाला जो प्रावधान था, मतलब पृथक निर्वाचन, वो दिया गया। इसके बाद आगे चलते हैं तो 1919 के बाद बीच में चाहे जितने सारे ऊपर नीचे होते रहे हों, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 1935 वाला है, उसको देखे बिना काम नहीं हो सकता। तो आइए उसे देखते हैं।
देखिए, इसमें कहा गया कि भारतीय संघ की स्थापना की गई। जो 1935 का अधिनियम था, उसके द्वारा भारतीय संघ की स्थापना की गई और प्रांतों में स्वशासन का जो अधिकार है वो उन्हें दिया जाता है। प्रशासन, जो प्रांतों का स्वशासन का अधिकार है वो उन्हें प्राप्त होता है। शासन के संपूर्ण विषयों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, संघीय, प्रांतीय और संवर्ती। जैसे आप देखते हैं ना, एक केंद्र सूची है, संघ सूची है, और दूसरी राज्य सूची होती है, और तीसरी संवर्ती होती है। उसमें अलग अलग विषय होते हैं, मतलब कौन सा विषय या कौन सा मामला किस सूची के अंतर्गत आएगा, उसी हिसाब से उस पर कंट्रोल होता है। जैसे राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस वाला मामला आता है, तो वहां पर राज्य का हस्तक्षेप पुलिस के जितने भी महकमे हैं उनमें हो सकता है। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं ना कि सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार की एजेंसी है, तो ऐसी स्थिति में सीबीआई के बारे में या सीबीआई को अपने राज्य में बैन करने के संबंध में राज्य कैसे एक्शन ले सकते हैं? तो राज्य इस प्रकार से एक्शन ले सकते हैं क्योंकि उनके अधीन, मतलब जो राज्य सूची का विषय है उसमें पुलिस भी आता है, तो पुलिस का मामला जब उनके अधीन आता है तो वो उसमें इंटरफियर कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद कहा गया कि संघ सरकार के लिए द्वैध शासन की व्यवस्था की गई और संघीय न्यायालय और केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। ये जितने भी प्रावधान आप देख रहे हैं 1935 के हैं, और भी बहुत सारे हैं, काफ़ी लंबा था, इसके बहुत सारे अनुच्छेद थे और उसमें से मैक्सिमम भारतीय जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इन्वॉल्व किए गए। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को आप देखेंगे, 1947 का है, सबसे लास्ट वाला। और इसमें देख लीजिए, जो ब्रिटिश संसद थी उसकी उत्तरदायित्व या उसकी जो उत्तरदायिता थी और प्रभुसत्ता, उसकी समाप्ति हो जाती है। मतलब भारत के शासन पर से ब्रिटेन की जो संसद है या ब्रिटेन का जो पूरा नियंत्रण है वो समाप्त हो जाता है और सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाता है। डोमिनियन व्यवस्थापिकाएं संप्रभु सत्ता के साथ संपन्न बन गई, मतलब संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राष्ट्रों का गठन हो गया। अंग्रेज विभाजन करने में सफल रहे जो चाहते थे। गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर जो संवैधानिक प्रमुख बन गए थे उन्हें आप देख रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की देशी राज्यों से सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो जाती है। 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नाम के जो 2 संप्रभु राष्ट्र हैं या स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनका निर्माण किया जाता है। ब्रिटिश सम्राट की, भारत के सम्राट की जो उपाधि है वो समाप्त हो जाती है। ब्रिटेन की महारानी भारत की महारानी कही जाती थी, ब्रिटेन के जो सम्राट थे वो भारत के सम्राट कहे जाते थे, तो वो वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ तक हमने कुछ जो महत्वपूर्ण अधिनियम थे जो कि इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते थे। यहाँ पर पॉलिटी की निगाह से मत देखिएगा, हालांकि ये प्रश्न दोनों में कॉमन है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इतिहास से जुड़े हुए जो मामले हैं उन्हें ही देखना है। अब इसके बाद जो अगली तालिका बनी है उसे देख लेते हैं। ये है सारणी, इसमें 4 अलग अलग पार्ट हैं, इसे थोड़ा जूम किया जा सकता है। देखिए, इसमें आधुनिक भारत के जो प्रसिद्ध अभियोग हैं या केस हैं उन्हें देखेंगे, मुकदमों के बारे में देखने वाले हैं। तो मुकदमे में कोई आरोपी होता है यानी अभियुक्त होता है, तो उस अभियुक्त का नाम यहाँ दिया रहेगा। उसके अलावा वर्ष, किस वर्ष वो आया, स्थान कौन सा था, आरोप उनके ऊपर क्या था, मतलब किस मामले के एवज में मुकदमा चलाया जा रहा था, और उस मुकदमे में क्या फैसला आता है। कोई भी कोर्ट की कार्रवाई या इस प्रकार का जो आरोप प्रत्यारोप होता है उसमें यही चीज़ें तो महत्वपूर्ण होती हैं। भाई आरोप किसके ऊपर लगा है, मतलब अभियुक्त कौन है, और उसके बाद आरोप असल में है क्या, उसका अपराध क्या है, फिर उसके बाद उसका निर्णय क्या होता है, क्या दंड उसको मिलता है, कब होता है, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। तो आइए देखते हैं। बहादुर शाह जफर, ये पहले व्यक्ति, बहादुर शाह जफर द्वितीय, मतलब बहादुर शाह द्वितीय आप इन्हें कह सकते हैं, जफर इनका उपनाम था। और 1857 का जो रिवोल्ट होता है उसमें इन्हें क्रांति का नेता चुना जाता है, आप जानते ही हैं। उसके बाद इन्हें गिरफ्तार जब किया जाता है तो रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। रंगून यानी जो बर्मा वाला क्षेत्र है उधर की ओर। तो यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए इसमें 27 जनवरी 1858 की बात कही गई है। 1857 की क्रांति विफल रहती है। उसके बाद 27 जनवरी 1858 से लेकर 9 मार्च 1858 तक ये लाल किला वाला जो स्थान था, मतलब दिल्ली वाला, वहाँ पे इनका क्षेत्र, और आरोप इनके ऊपर वही राजद्रोह वाला था, षड्यंत्र का, मतलब इन्होंने क्रांति का पूरा षड्यंत्र रचा 1857 वाला और षड्यंत्रकारियों को सपोर्ट दिया। इसके अलावा जो हत्याएं करने वाला मामला है उसमें उकसाने का प्रयास किया, अस्थिरता फैलाने का प्रयास किया। इस प्रकार के जो क्रांति भड़काने वाले आरोप हैं वो इनके ऊपर लगते हैं। और उसके बाद फैसला ये होता है कि इन्हें मुगल बादशाह के पद से हटाकर, यानी जो मुगल पूरा प्रशासन है उसी को खत्म करके इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, पेंशन देकर रंगून भेज दिया जाता है और वहाँ एक बंदी का जीवन ये बिताते हैं। इसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी को आप देखेंगे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का अगर देखा जाए 4 से 5 मई 1883 कलकत्ता उच्च न्यायालय ये स्थान है, न्यायालय की अवमानना का आरोप इनके ऊपर लगा था और बंगाली में उद्धृत अपने लेख के कारण इनके ऊपर ये आरोप लगता है। इसके बाद 2 वर्ष का इन्हें कारावास हो जाता है। तो जो वर्नाक्युलर एक्ट आप देखते हैं उसका डंडा इनके ऊपर चल जाता है। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों जने शिकार होते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी और बाल गंगाधर तिलक भी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो जानते बूझते लिखते हैं, मतलब वो जानबूझकर बंगाली में अपने जो लेख है उसमें भड़काऊ चीजें लिखते हैं और ये उनका कर्तव्य भी था। देशभक्त ऐसा ही करते थे, सरकार के खिलाफ लोगों की मतलब सरकार के खिलाफ लोगों में उनकी पोल खोलने का काम करते थे। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। तो इनके विषय में अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए 1897, 1908 और 1916 मामला क्या था, अपने पत्र केसरी में उत्तेजनात्मक और सरकार विरोधी विद्रोह करने वाले लेख लिखने के लिए, उकसाने के लिए लिखने वाले लेख जो थे उनके लिए आरोप लगता है इनके ऊपर।
मामला क्या था वो भी देखेंगे। 18 माह का कारावास होता है और राजद्रोह का मामला लगता है। 1897 की बात है। राजद्रोहपूर्ण लेखों के कारण 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। 1,000 रुपये उस टाइम में बहुत ज़्यादा होते थे। और मांडले निर्वासित कर दिया जाता है। 1908 वाला ये है मामला, मतलब अलग अलग समय में मामला चला है तो उसका जो परिणाम निकलता है वो दिया हुआ है। जेल की सजा न देकर साधारण दंड दिया गया, ये 1916 का है। मतलब पहला जो इनका यहाँ पे कारावास की यात्रा है वो 1897 की है। वही रेगुलेटिंग एक्ट, माफ कीजिएगा, जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था उसी के शिकार बनते हैं। और यहाँ जो केसरी नाम का उनका समाचार पत्र था, दो इनके पत्र थे, मराठा और केसरी। तो मराठा जो था वो अंग्रेजी में प्रकाशित होता था तो उसकी तो बात ही नहीं है। केसरी जो था ये यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज में प्रकाशित होता था, मतलब देशी भाषा में। इसमें शिवाजी और अफजल खां की भेंट की एक जो प्रसंग है, कहानी है, उसका जिक्र ये करते हैं। और अंग्रेज़ों का ये कहना था कि इसी से प्रेरित होकर जो युवा क्रांतिकारी महाराष्ट्र क्षेत्र के थे वो उपद्रव फैलाने लगते हैं। मतलब शिवाजी जो थे वो बगनखा पहन के जाते हैं अफजल खां से भेंट करने के लिए, और अफजल खां यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट था और शिवाजी जो थे वो भारतीय क्रांतिकारी थे, ऐसा सरकार का मानना था। मतलब ये ब्रिटिश सरकार खुद मानती थी। और इसी आरोप में कि भाई अफजल खां को मारने की प्रेरणा यहाँ पे शिवाजी के द्वारा दी जा रही है, तो ये मारने का, उकसाने का प्रावधान है। तो इसीलिए तिलक को पकड़कर जेल में ठूंस दिया जाता है और इसी वजह से इन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हो जाती है। मतलब ये जनता में और ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं। तो ये सब मामला है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए अरविंद घोष और अन्य जो 37 लोग इनके थे, साथ में थे या अनुयायी थे, उनके नाम आते हैं। 1908 से लेकर 1909 मुजफ्फरनगर जो था वहाँ पे कलेक्टर की हत्या का प्रयास होता है और अलीपुर बम कांड के ये आरोपी ठहराए जाते हैं। विचाराधीन कैदी के रूप में 1 साल तक ये कारावास काटते हैं। विनायक दामोदर सावरकर को देख लेते हैं। 1910 और जनवरी का जो मौसम था उसमें इनकी गिरफ्तारी, मतलब मामला चलता है सरकार के विरुद्ध काम के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए। क्रमशः 2 बार इनके ऊपर जो सजाएं हैं वो आरोपित की जाती हैं। इन्हें आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए इन्हीं के बारे में दिया है, मतलब बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में ये नीचे भी दिया है। 1911 की डेट है। यहाँ आपने देखा ना 1910 और जनवरी 1911, 1910 का पूरा वर्ष और जनवरी 1911 ये समय है। सरकार के विरुद्ध जितने भी उत्तेजनात्मक यहाँ पे भाषण होते हैं, आक्रमण होते हैं, हथियार बंद विद्रोह होते हैं, उसका आरोप इनके ऊपर लगता है। उसके बाद क्रमशः 2 बार इन्हें सजा होती है। आजीवन कारावास की सजा यानी 50 साल की जो सजा है वो यहाँ पे, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग है उसने भी यहाँ पे इन्हें दोषी करार दिया और 10 वर्ष के लिए अंडमान जेल भेज दिया। हथियार ये इकट्ठा करते थे, क्रांतिकारियों में बांटते थे, ये इनका काम था, ये सही बात थी। और सरकार की निगाह में ये गुनाह था, तो इसलिए इन्हें अंडमान निकोबार जो काला पानी वाला जेल का क्षेत्र है वहाँ निर्वासित कर दिया गया। और कहा जाता है वहाँ पे कोठी बनी हुई है, मतलब जो जेल का यहाँ पे सेल बना हुआ है उसमें सावरकर सेल के नाम से वो विख्यात ही है। अंत में क्या होता है कि ये वहाँ से समुद्र में कूद पड़ते हैं और तैर कर पार निकल जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। महात्मा गांधी और शंकरलाल बैंकर यंग इंडिया के प्रकाशन के संदर्भ में ये वाला आप देख रहे हैं। 1922 की तारीख है। यंग इंडिया में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखने का और प्रकाशित करने का जो आरोप है वो लगता है। 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जाती है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से 1924 में रिहा कर दिया जाता है। हर्निया का रोग उभर जाता है और हर्निया के ऑपरेशन के लिए सरकार यहाँ पे इन्हें रिहा कर देती है। हर्निया एक प्रकार का आंतों का रोग होता है। इसके बाद 31 साम्यवादी वाला जो ये वाला है इसे देख लीजिए। 1929 की बात है, मार्च 1929। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप है। मेरठ षड्यंत्र केस से इसका संबंध है। आरोपियों को अलग प्रकार के दंड दिए गए जो कि 3 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक संबंधित थे। मतलब सबको बराबर सजा यहाँ पर नहीं मिलती है, जो जैसा आरोपी सरकार को लगता है उसके हिसाब से दंड देती। इसके बाद आगे चले तो यहाँ देखिए भगत सिंह का नाम आता है। तो भगत सिंह के बारे में कौन नहीं जानता, अब यहाँ बताने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन देख लीजिए। जून 1929 और जुलाई 1929, मतलब ये जून जुलाई का मौसम था। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का आरोप लगाया जाता है। इनकी क्रांतिकारी गतिविधियां तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन ये मतलब यहाँ पे भगत सिंह की ही जबानी कही जाती है। उन्हीं की भाषा है कि जो बहरे लोग होते हैं उन्हें सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है और वो धमाका हमें करना पड़ेगा, नहीं तो ये सुनेंगे नहीं। और ऐसे में बाहरी सरकार को सुनाने के लिए बम लेकर जाते हैं और दिल्ली असेंबली जो होती है वहाँ पे खाली डेस्क जो होती हैं, मतलब खाली कुर्सियाँ होती हैं, वहाँ पर बम फेंकते हैं। बम से धुआं और धमाका होता है, अफरा तफरी फैल जाती है और ये उस मौके का फ़ायदा उठाकर भाग सकते थे, या चाहते तो किसी भीड़ भाड़ भरी जगह पे ही बम फेंक सकते थे, लोग मर जाते। मतलब अगर इनका उद्देश्य आतंकवादी वाला होता तो ये ऐसा करते, जैसा कि सरकार इनके ऊपर आरोप लगाती थी। सरकार कहती थी, मतलब ब्रिटिश सरकार कहती थी कि ये सब आतंकवादी हैं, और वास्तविकता क्या थी, ये देशभक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं था। तो अंत में ये नारे लगाते हैं और अपनी गिरफ्तारी देते हैं खुशी खुशी, शेर की तरह सीना तान कर खड़े रहते हैं और हथकड़ियाँ पहन लेते हैं। इन्हें परिणाम मालूम था कि क्या होने वाला है, सरकार झूठा मुकदमा चलाएगी और अंत में फांसी का जो दंड है वो थोप दिया जाएगा, ये इन्हें पहले से मालूम था। इसीलिए मुकदमे का भी खूब मजा लेते थे, उसमें भी खिल्ली उड़ाते थे सरकार की। कभी बम बनाने की जो विधियाँ होती थी उसको सार्वजनिक करते थे ताकि लोग बम बनाना सीख जाएं, या इस प्रकार के तरह तरह के काम होते थे। और कुल मिलाकर इन्हें सजा हो जाती है। मृत्युदंड और फांसी की सजा जो है वो दिखाई जाती है, यहाँ आप देख रहे हैं। आजीवन निर्वासन की सजा होती है, साथ ही साथ मृत्युदंड दे दिया जाता है। उसके बाद देखिए MN राय का जो यहाँ पे
ये भागीदारी आप देख लीजिए 1931 से लेकर 1932 की है। षड्यंत्र और राजद्रोह का इनके ऊपर भी आरोप लगता है। 12 वर्ष के कारावास की सजा होती है, लेकिन बाद में इसे घटाकर आधा कर दिया जाता है, यानी 6 साल का कर दिया जाता है। इसके बाद आगे चले, देखिए जो गांधी इरविन समझौता होता है उस समय, ये वही समय था जब भगत सिंह की फांसी डिक्लेयर की गई थी और उन्हें जल्दी ही फांसी के तख्ते पर लटकाया जाने वाला था। तो गांधी जी को ये चाहिए था कि भाई लॉर्ड इरविन से इस मामले में बात करें, लेकिन न जाने कौन सा कारण रहता है कि वो बात नहीं करते। तो इस मामले में लोग अंगुली उठाते हैं। अब उस समय की परिस्थिति क्या थी ये कोई नहीं जानता। इसके बाद शाहनवाज खान और प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह, इनका नाम आता है। इन्हें आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए कई सारे नाम है। शाहनवाज खान है, प्रेम कुमार सहगल हैं, गुरबख्श सिंह है, गुरबख्श सिंह ढिल्लो इनका पूरा नाम था। तो INA केस यानी जो आज़ाद हिंद फौज वाला मुकदमा था, मतलब उसके जो क्रांतिकारी थे उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, जिसे लाल किले का मुकदमा कहा जाता है। ये 1945 में चलता है और दिल्ली के लाल किले पर इसको आयोजित किया जाता है। आप देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज जो थी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में काम कर रही थी। स्थापना तो कैप्टन मोहन सिंह के सौजन्य से होती है, लेकिन वो अलग बात है। यहाँ पे इसके मेन लीडर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। तो ये हिटलर और जो जापान की पूरी आर्मी थी उसके साथ सपोर्ट ले रहे थे। और इसका रीज़न ये होता है कि फिर जब बाद में पूरी युद्ध की समाप्ति होती है, जापान के ऊपर बम गिरा दिया जाता है और विश्व युद्ध वहीं से बंद हो जाता है। मतलब जर्मनी और जापान आत्मसमर्पण कर देते हैं, हिटलर आत्महत्या कर लेता है। तो उसके बाद ये जो मित्र राष्ट्र होते हैं एकदम से स्वच्छंद हो जाते हैं मनमानी करने के लिए, हालांकि जाति इनकी ही रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मित्र राष्ट्र होते हैं, मतलब खासतौर पे ब्रिटेन जो कि यहाँ शासन कर रहा था, वो अब जो इसमें क्रांतिकारी हैं आज़ाद हिंद फौज के, उनके साथ चुन चुन कर बदला लेता है। और ये बदला लेने का ही तरीका है 1945। उकसाने वाली कार्रवाई और हत्या कराने का आरोप इनके ऊपर लगता है। असल में ये देशभक्त थे और इन्हें देशभक्ति की कीमत चुकानी पड़ती। आजीवन निर्वासित करने की सजा को परिवर्तित किया गया, लेकिन इनके जो भत्ते हैं और अन्य पैसे बाकी थे उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई। तो कुछ ढील इसमें लगती है और जो स्थानीय भारतीय वकील थे वो भी इन्हें सपोर्ट करते हैं। मतलब आज़ाद हिंद फौज का जो ये भारतीय सैनिकों का मुकदमा था, इसमें भारतीय सैनिकों के पक्ष से लड़ने के लिए जो भारतीय वकील हैं वो सपोर्ट करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देखते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जो कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शुरू होता है। उत्तरार्ध का मतलब ये होता है कि 18वीं शताब्दी जो है वो समाप्त हो रही थी और ये 20वीं शताब्दी का जो मिडिल है यानी मिड है वहाँ तक चलता है। 18वीं शताब्दी समाप्त हो रही थी यानी 19वीं शुरू हो रही थी, तो 19वीं से लेकर 20वीं का जो आधा दौर है वहाँ तक ये खिंचता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो दिया हुआ है, मतलब एक टेबल बनी हुई है। टेबल में आप एक तरफ देख रहे हैं कि वर्ष का नाम दिया है, दूसरी तरफ आंदोलन, संगठन, स्थान वगैरह दिया है, उसके बाद संस्थापक या जुड़े हुए व्यक्ति थे उनके नाम दिए हैं, और इस आंदोलन या इस पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य, प्रकृति कैसी थी वो दिया हुआ है। तो इसे एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में शुरुआत होती है। ये कौन सा आंदोलन है ये देखना है आपको। असल में ये टेबल जो है थोड़ी सी उलटफेर है, मतलब ये वाला जो इसमें कॉलम था ये इधर होना चाहिए था तो ज़्यादा सुविधा होती। खैर देखिए, इसमें ये कहा गया है कि स्वामी नारायण संप्रदाय वाला जो ये संगठन था ये गुजरात का है, ध्यान दीजिएगा, और इसका समय है 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों का। मतलब 19वीं शताब्दी का जो शुरुआती दौर था उसमें इसकी स्थापना होती है गुजरात क्षेत्र में। इसके जो संस्थापक व्यक्ति थे ये थे स्वामी सहजानंद, और इनका मूल नाम घनश्याम था। जब ये इस संगठन की स्थापना करते हैं तो उसके बाद अपना नाम चेंज करके सहजानंद रख लेते हैं। 1781 से लेकर 1830 ईश्वर की अवधारणा, इनका मतलब इनका काम क्या था, प्रकृति कैसी थी वो दिया हुआ है। तो ईश्वर की अवधारणा में विश्वास करना, वैष्णव धर्म की जो भोगवादी रीतियां हैं उनका विरोध करना, और नैतिक आचार संहिता का निर्माण करना। मतलब जो धार्मिक बुराइयां हैं उनको दूर करके एक स्वस्थ और स्वच्छ धर्म की स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य था। तो यहाँ पे समय, क्षेत्र, उसके अलावा जो संस्थापक हैं और इसकी प्रवृत्ति, ये चारों आपको याद रखनी है। टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो यहाँ 18वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था और 19वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध था। पूर्वार्ध का मतलब होता है जो शुरुआती समय है, शुरुआती दौर है। तो इस दौर में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। प्रारंभ में ही आत्मीय सभा के रूप में स्टैब्लिश होता है, कलकत्ता में स्टैब्लिश किया जाता है। मतलब वो इसमें बात दी हुई है, जगह का नाम दिया है। राजा राम मोहन राय ये इसके संस्थापक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और राम मोहन राय ये कोई राजा या रजवाड़े नहीं थे, ये एक पढ़े लिखे आदमी थे, एक सुशिक्षित और सभ्य व्यक्ति थे जो कि देश की आज़ादी में अपना सपोर्ट दे रहे थे। हालांकि ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, लेकिन वो भी भारतीयों के भलाई के लिए। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इन्हें राजा की उपाधि देने वाला एक उत्तरवर्ती मुगल सम्राट था जिसका नाम था अकबर द्वितीय। वो इन्हें राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजता है ताकि ये पेंशन जो उसकी है उसको और बढ़ाने के लिए सरकार से निवेदन कर सके। खैर वो अलग बात है। तो यहाँ राजा राम मोहन राय का जो समय है उसे आप देख लीजिएगा, 1772 से लेकर 1833। संस्थापक कौन थे? यहाँ आत्मीय सभा की बात हो रही है तो देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और कालांतर में आदि ब्रह्म समाज का गठन होता है। केशव चंद्र सेन कालांतर में भारतीय ब्रह्म समाज नाम का जो संगठन था उससे जुड़ गए। मतलब राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज था वो बाद में अलग अलग रूपों में सामने आता है। इसके विभिन्न धाराएं और विभिन्न जो मत हैं वो पैदा हो जाते हैं, इसमें भी विभाजन हो जाता है। और इनके जो अनुयायी थे ये आगे चलकर साधारण ब्रह्म समाज का गठन कर लेते हैं। तो ब्रह्म समाज की जो विचारधाराएं थी उनमें भी मतभेद पैदा होते हैं और ये मतभेद सामने आते हैं टुकड़ों के रूप में।
इसके बाद इसमें ये दिया हुआ है कि ब्रह्म समाज की धारणाएं या उसके उद्देश्य क्या थे। तो उद्देश्य वही है एकेश्वरवाद, मतलब ईश्वर एक ही है। इसके अलावा एकांतवाद का प्रचार करना, अवतारवाद, ध्यान, त्याग, इसके अलावा ब्राह्मण वर्ग, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास तथा सती प्रथा का विरोध करना, ये सब बुराइयां हैं ऐसा मानना, हिंदू धर्म की जितनी भी कुरीतियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करना, और राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित जो पत्र पत्रिकाएं थी उसमें संवाद कौमुदी का नाम आता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कि जुड़े हुए धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी हुई जो पत्रिकाएं हैं उन्हीं की बात हो रही है, तो ये संवाद कौमुदी है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये ब्रह्म समाज हो गया। इसके आगे चलते हैं तो अगला वाला दिखाई देगा, और अगला वाला यहाँ पे देखिए इनके जो पत्र हैं और भी नाम दिए, संवाद कौमुदी के अलावा ये 1821 का है। यहाँ मिरातुल अखबार को आप देख रहे हैं, ये अरबार लिखा हुआ है, ठीक है, मिरातुल अखबार होगा। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें तत्वबोधिनी को आप देखते हैं। केशव चंद्र सेन का इंडियन मिरर है। साधारण ब्रह्म समाज द्वारा तत्व कौमुदी तथा इंडियन मैसेंजर, इसके अलावा द संजीवनी, द नव भारत प्रवासी, इस प्रकार के जो पत्र या पत्रिकाएं हैं उनका प्रकाशन निरंतर होता रहता है। तो कोई भी संगठन जो है वो अपना व्यक्तिगत पत्र या पत्रिका अगर प्रकाशित करवाता है तो इससे उसको काफ़ी फायदा मिलता है, और ये फायदा इन्हें भी प्राप्त होता है। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी। मतलब सबसे पहला फायदा तो ये है कि अपने जो आइडियल्स हैं, अपनी जो विचारधाराएं हैं, इसको लोगों तक पहुंचा पाएंगे। इसके बाद अगले वाले मुद्दे की ओर बढ़ें तो ये 1815 की तारीख है, एग्जैक्ट डेट दी हुई है। आत्मीय सभा कलकत्ता में स्टैब्लिश होती है, और हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ अगर आप देखें तो एकेश्वरवाद का प्रचार होता है, हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार होता है। इसके अलावा 1826 1831 ये बीच का दौर, यंग बंगाल आंदोलन, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं इसको जरा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ बोलने में मिस्टेक हुआ और ये लिखा भी गलत है। हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो जो है ये आत्मीय सभा के संस्थापक नहीं है, इनका संबंध यंग बंगाल आंदोलन से था। और यहाँ जो आप देख रहे हैं आत्मीय सभा, ये कलकत्ता वाली राजा राम मोहन राय की है, और इसका उद्देश्य आप जानते ही हैं कि राजा राम मोहन राय के जो आइडियल्स थे वो क्या थे, एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना कि ईश्वर एक ही है, हिंदू धर्म की जितनी भी बुराइयां हैं उसको समाप्त करना, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना। और ये जो यंग बंगाल आंदोलन है 1826 से लेकर 1831 वाला, ये हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो के द्वारा चलाया गया था, और ये भी काफी कट्टरपंथी थे, ये आप जानते ही हैं। तो यहाँ हम इसे आगे से देखेंगे, मतलब यंग बंगाल आंदोलन से आगे वाला जो क्रम है उसे हम आरंभ करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।